कम से कम जी तो रहे हैं, इसलिए ज्यादा इस बारे में सोचो मत। विपुल बोला। तब बात कुछ और थी शीतल, और अब बात कुछ और है। तब हमारे पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, लेकिन आज धीरेंद्र के पास यक्षिणी है। हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा और उसमें उस कमलेश को फंसाना पड़ेगा। और एक बार कमलेश हमारे जाल में फंस गया, उसके बाद तो बस हमारा काम हो गया। धीरेंद्र बोला। लेकिन हम करेंगे क्या, वह तो बताओ। इसके बाद विपुल ने जो उसे बताया वो सुनकर उन सभी की आंखों में चमक आ गई। इन सब के बाद धीरेंद्र वापस बेंगलुरु आ गया और फिर उसने एक रोज कमलेश को फोन किया और कहा, पता नहीं कमलेश, मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। अब यहां पर मेरे साथ का कोई नहीं है और एक तुम ही हो जिसे मैं कॉलेज के समय से जानता हूं, इसलिए मैं तुमसे अपना दर्द बांटना चाहता हूं। दरअसल मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल होना चाहता था। तुम्हें तो पता ही है आजकल कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है और उसके लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे ज्यादा नहीं मिल पाता। मेरे सीनियर इसका क्रेडिट ले जाते थे, इसलिए मैंने इंटरनेट पर अप्सरा साधना के बारे में पढ़ा। मैंने सोचा था कि अप्सरा को सिद्ध करके मैं आराम से वो पा लूंगा, लेकिन पता नहीं मेरे साथ कुछ गलत ही हो गया। मैंने गलती से अप्सरा की जगह यक्षिणी साधना कर ली और मैं उस वजह से काफी परेशान हो रहा हूं। मुझे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन मेरा चला जरूर गया। तब कमलेश बोला, देखो धीरेंद्र, अप्सरा या दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें कुछ भी पाने में तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। और जहां तक बात रही अप्सरा की, तो याद रखो वह तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगी। हाँ, लेकिन वह तुम्हारा साथ जरूर दे सकती है, वह भी तब जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। और हाँ, अप्सरा उस लिए भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल देवी की तरह पूजनीय होनी चाहिए। उनके लिए तुम्हें दिल से सम्मान करना होगा, ना कि वह तुम्हारी गुलाम है। अगर तुमने उसे सिद्ध कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने मन से सारे बुरे ख्याल निकालने होंगे। उनका सम्मान करो, तभी बात बनेगी। धीरेंद्र बोला। यह तो तुमने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है क्या नहीं, इसलिए क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? कमलेश बोला, जैसा कि तुमने कहा कि वो अप्सरा नहीं बल्कि यक्षिणी है। देखो धीरेंद्र, स्त्री चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, हर रूप में पूजनीय है। इसलिए तुम उनका दिल से सम्मान करो और तुम्हें जो भी चाहिए तुम उनसे डायरेक्टली बात करो। तुम अपनी मेहनत से वह मुकाम हासिल कर लोगे, अगर वह तुम्हारे साथ बनी रहेगी तो। धीरेंद्र बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या हम इस बारे में आमने सामने बात कर सकते हैं? इसके लिए कमलेश मान गया, क्योंकि उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वही नयनी ने भी इसमें उसे बिल्कुल नहीं रोका। अगले हफ्ते धीरेंद्र और कमलेश धीरेंद्र के घर पर मिले। धीरेंद्र काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे, दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे देखकर कमलेश ने उससे कहा, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तब धीरेंद्र ने उसे रोते हुए सारी बात बताई। उसने कहा, मैं अपने चाचा जी के बेहद करीब था, लेकिन मैंने उस यक्षिणी से 50 लाख मांगकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आज मेरे चाचा जी मेरे पास नहीं हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आखिर क्यों मैंने यह साधना की। क्या होता ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी लाइफ में जैसा करता हूं वैसे ही करता। तब कमलेश ने उससे कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब आगे क्या करना है वह सोचो। अब तुम्हारे चाचा जी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें आगे ढंग से रहना है तो या तो इस यक्षिणी के साथ एकदम अच्छे से रहो या फिर इसका त्याग करो। धीरेंद्र बोला, मैं इसका हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। यह कोई ऊपरी चक्कर नहीं है, यह कोई भूत प्रेत नहीं है, यह तो मैंने खुद से ही सिद्ध किया है, और अगर मैं इसे खुद से छोड़ना भी चाहूं तो भी नहीं छोड़ सकता। इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मेरा काम खराब हो गया,
मेरे चाचा जी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं जिंदा क्यों हूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। यह भी मुझसे ले ले, ये तो अच्छा है। ठीक इसी दौरान नयनी कमलेश से बोली, कमलेश ये सही कह रहा है, वह यक्षिणी यही है, उसे मैं देख सकती हूं। अब मैं इससे यही कहना चाहूंगी कि यह इस यक्षिणी के साथ ही रहे हमेशा, और किसी पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, वरना अंजाम उस स्त्री को ही भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर कमलेश ने धीरेंद्र की ओर देखा, जो कि चेहरे से काफी उदास लग रहा था। फिर कमलेश बोला, धीरेंद्र, तुम इस यक्षिणी के साथ ही पूरी जिंदगी रहो, तभी तुम रह पाओगे, और उसका अच्छे से सम्मान करो। धीरेंद्र बोला, मैं किसी ऐसी शक्ति के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। बात को समझो कमलेश, अभी तो मैं जवान हूं, रह सकता हूं, लेकिन एक समय के बाद मैं बुढ़ा होऊंगा, मुझे एक सहारे की जरूरत होगी, तो मैं क्या इस यक्षिणी के सहारे रहूंगा? मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मेरी मदद करो प्लीज। इसी दौरान नयनी बोली, यह हम नहीं कर सकते कमलेश, इसे इसकी समस्या से खुद ही निपटना होगा। इस तरह की साधना करते समय साधक को पता होना चाहिए कि इसके क्या हानि और लाभ हो सकते हैं। तब कमलेश बोला, कुछ तो होगा ना, क्योंकि यह तो गलत होगा कि अगर कोई ऐसी शक्ति के साथ नहीं रहना चाहता तो। नयनी बोली, रास्ता तो है, इसे मां यक्षिणी का आह्वान करना होगा, वही इस समस्या से इसे छुटकारा दिला सकती है, लेकिन यह इसे करना भी खुद ही होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब कमलेश ने यह बात धीरेंद्र को बताई तो धीरेंद्र बोला, मैं यह करने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं यह सब करूं तो मेरे परिवार को कुछ ना हो, क्योंकि अब बचने के लिए सिर्फ मेरा परिवार ही बचा है। अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या तुम मेरे घर चलकर मेरे परिवार के साथ रह सकते हो? मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लूंगा ताकि वह उनके साथ रहे। यह सुनकर कमलेश ने एक नजर नयनी की ओर देखा। नयनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कमलेश ने इसके लिए हाँ कर दी। इसके बाद कमलेश धीरेंद्र के साथ वापस अपने शहर में आ गया। अब कमलेश धीरेंद्र के घर पर ही रह रहा था, जहां पर उसे काफी प्यार और अपनापन मिल रहा था। इन्हीं सब के दौरान धीरेंद्र की बहन नव्या भी वहीं थी, जो कि कमलेश को पसंद करने लगी थी। इन्हीं सब के दौरान यक्षिणी ने धीरेंद्र से कहा, मुझे पता है तुम्हारा इरादा मुझे छोड़ने का नहीं है, फिर भी तुम इन सब के साथ ऐसे नाटक कर रहे हो, आखिर क्यों? तब धीरेंद्र बोला, तुमने कहा था ना कि तुम जो मैं कहूंगा वह तुम करोगी, तो अब जो मैंने तुमसे कहा वह तुमने कर दिया ना, तो फिर मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह जो लड़का है ना कमलेश, तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाने में मेरी मदद करनी है। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। धीरे धीरे करके कमलेश के खाने में मैं एक स्लो पॉइजन डाल रहा हूं, और एक समय के बाद वो स्लो पॉइजन कमलेश के दिमाग पर असर करने लगेगा, और उसके बाद वो अप्सरा भी उसको बचा नहीं पाएगी। ये सुनकर यक्षिणी बोली, अगर वह उसे नहीं बचा पाएगी तो याद रखना, वह तुम्हें पकड़ भी बहुत जल्दी लेगी, और जिस दिन तुम उसके हफ्ते चढ़ गए ना, तो फिर वह तुम्हारा क्या हाल करेगी ना, वह तुम्हें भी पता है। उस अप्सरा और उस लड़के के बीच में एक पवित्र बंधन है, ये बात वे दोनों भी जानते हैं, और ऐसे में तुम उन दोनों को अलग करके अपने लिए मुसीबत ही खड़ी कर रहे हैं। धीरेंद्र बोला, मुझे पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और वह मुझे छोड़ेगी नहीं, इसीलिए तो तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम मुझे उससे बचाओगी। यक्षिणी बोली, ठीक है, मैं यह करूंगी, क्योंकि मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है मेरे साधक को प्रसन्न करना। वही इन सब से बेखबर कमलेश अब लगभग 5 दिन तक उनके घर पर रहा था, लेकिन अभी तक धीरेंद्र ने इस तरह की कोई साधना नहीं की थी। यह देखकर कमलेश को काफी अजीब लगा। तभी नयनी बोली, इस तरह की साधना एक खास समय ही की जाती है, और अभी वह समय नहीं है, वह समय 5 से 6 दिन बाद आएगा। तब कमलेश बोला, अरे तो हम भी 5 से 6 दिन बाद ही आते ना, अभी पहले से क्यों आ गए? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। नयनी बोली, तुम्हें पता तो है कि हम यहां पर उसकी साधना करवाने नहीं आए हैं, बल्कि उसके परिवार की रक्षा करने आए हैं।
ये सुनकर कमलेश ने खुद को टपली मारी और मुस्कुराते हुए बोला, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो तब से मैं छोटी मोटी चीज तो याद ही नहीं रखता। चलो कोई बात नहीं, तुम हो तो हमेशा मेरे साथ मुझे याद दिलाने के लिए। मुझे पता है कि मैं चाहे कहीं पर भी हो जाऊं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे कुछ होने भी नहीं दोगी। नयनी मुस्कुराई और बोली, लाखों नहीं करोड़ों में एक बार ऐसा सहयोग होता है कि किसी को इस तरह का कोई साधक मिलता है, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा साधक मिला है जो मेरा इतना सम्मान करता है। तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं। कमलेश नैनी से बातें कर ही रहा था कि तभी धीरेंद्र की बहन नव्या वहां आई और बोली, आप यहां किससे बात कर रहे हो? यहां तो कोई भी नहीं है। कमलेश बोला, यहां जो भी है मेरे लिए बहुत खास है। वह सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहां क्यों आई हो? क्या कोई इमरजेंसी है? धीरेंद्र की बहन नव्या बोली, नहीं, वह आप यहां पर पहली बार आए हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहां का पूरा एरिया घुमाया जाए। तो चलिए मैं आपको घुमा लाती हूं। ये सुनकर नयनी बोली, कमलेश, इस लड़की की तरंगे कुछ सही नहीं लग रही। शायद ये लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है। ये सुनकर कमलेश हैरानी से नयनी को देखने लगा। फिर उसने नव्या से कहा, देखो मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर नव्या भारी मन से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नयनी बोली, यह तुमने क्या किया? तुमने उसका दिल तोड़ दिया। कमलेश बोला, उसे अभी से बताना जरूरी था, क्योंकि आगे चलकर यह चीज अगर बड़ी होती तो फिर उसे इसका और ज्यादा दुख होता। और मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे कोई नहीं चाहिए। अब चाहे भले ही मुझे मौत आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के अंतिम समय भी तुम मेरे साथ रहोगी ना? नयनी बोली, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मौत भी आएगी तो उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। इसके आगे कमलेश कुछ ना बोल सका। वहीं दूसरी तरफ नव्या रोते हुए अपने कमरे में जा रही थी। उसे यूं देखकर धीरेंद्र बोला, क्या बात है, तू ऐसे रो क्यों रही है? अब इससे पहले कि नव्या कुछ कहती, वह यक्षिणी धीरेंद्र से बोली, उस लड़के से बात कर रही थी, लेकिन उसने इसे साफ साफ मना कर दिया। बस इसी बात का दुख है इसे। यह सुनकर धीरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वह कमलेश से काफी ज्यादा नफरत करता था और उसकी बहन कमलेश को पसंद करती थी। इसलिए उसने नव्या को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, जो आज के बाद तूने उसके बारे में कुछ ऐसा कुछ सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर नव्या रोते रोते वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रात के खाने के समय धीरेंद्र कमलेश के लिए एक प्लेट में खाना लगाकर ले जा रहा था। इसी दौरान नव्या ने देखा कि धीरेंद्र कमलेश के खाने में कुछ मिल रहा था। ये देखकर उसने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हो? धीरेंद्र बोला, सुन, ना तूने कुछ देखा ना सुना, समझी? अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं पापा से बोलकर तेरी शादी करवा दूंगा, फिर बनती रहना कलेक्टर। बोलकर धीरेंद्र प्लेट लेकर कमलेश के कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ नव्या ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गई। भले ही कमलेश के मन में उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह कमलेश से प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई कमलेश को कोई नुकसान पहुंचाए। इसलिए उसने इस बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। ये सब सुनकर उसकी मां ने उससे पूछा कि आखिर धीरेंद्र ही तो उसे यहां लेकर आया है, तो वह उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तब नव्या बोली, मैं उन्हें पसंद करने लगी हूं, शायद इसीलिए ही वह उन्हें रास्ते से हटा रहे हैं। लेकिन मैं सच कहती हूं, मैं उनके बारे में ख्याल अपने मन से निकाल दूंगी। लेकिन आप प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, क्योंकि इन सब में उनकी तो कोई गलती नहीं है। यह सब सुनकर उसके मम्मी पापा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर उनकी बेटी के मन में यह सब क्या चल रहा है। उन्होंने उसे काफी डांटा, लेकिन फिर नव्या ने उन्हें किसी तरह से कमलेश को वह खाना खाने से रोकने के लिए कहा। यह सुनकर धीरेंद्र के घर वाले कमलेश के कमरे में गए। वहां जाकर इससे पहले कि वे लोग उसे रोकने की कोशिश करते,
उनकी नज़र खाने की प्लेट पर गई और उन्होंने देखा कि कमलेश वो सारा खाना चट कर चुका था। इतने सारे लोगों को देखकर कमलेश को कुछ अजीब लगा। वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र के पिता ने धीरेंद्र को अपने पास बुलाया और बाहर ले जाकर उससे कहा कि तूने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब इस लड़के को घर से बाहर करके आ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने इसे इस घर में कुछ खिलाया था। वहीं दूसरी तरफ नव्या उन सब से रो रो के बोलने लगी कि जो हो गया सो हो गया, वह दोबारा से ऐसा नहीं कुछ नहीं करेगी, लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि वह समय रहते बच जाए। तब उसके पिता बोले, अगर इस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर गए तो सबको पता चल जाएगा कि इसको यहाँ कुछ खिलाया गया था और फिर हम सभी जेल जाएंगे। इसीलिए इसको बाहर ही करो ताकि हम लोग किसी मुसीबत में ना फंसे। ये यहाँ आया नहीं, यह बात समझ लो। नयनी, जिसने की ये बातें सुन ली थी, ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। वो कमलेश की ओर जाने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान यक्षिणी उसके ठीक सामने आ गई और वो बोली, मुझे पता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी आगे बढ़ने नहीं दे सकती। ये सब सुनकर नयनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने यक्षिणी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इन सब की वजह से कमलेश को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो किसी तरह से रेंगते हुए कमरे से बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन दरवाजे के पास आते ही वो बेहोश हो गया। नव्या अपने घर वालों से बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन वो लोग तो उसकी सुनने को तैयार ही ना थे। इसी दौरान धीरेंद्र ने फोन पर किसी को मैसेज किया और फिर थोड़ी ही देर में नवीन, विपुल और शीतल वहां आ गए। धीरेंद्र ने उन्हें कहा, अब तक काम हो गया होगा और अब इससे पहले कि हम सब लोग फंसे, इस कमलेश को यहां से कहीं बाहर फेंक आओ। इसके बाद उन चारों ने मिलकर कमलेश को उठाया और फिर उसे वहां से लेकर गए। उनके जाने के धीरेंद्र वापस आया और सबको एक लाल धागा बांधकर कहा, ये लड़का कमलेश काला जादू करता था, इस वजह से ये धागा बांधकर रखना, नहीं तो उसके प्रेत हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके आगे उन लोगों ने कुछ न बोलते हुए चुपचाप वो धागा बांध लिया। वहीं दूसरी तरफ वो यक्षिणी शक्तिशाली तो थी, लेकिन ज्यादा समय तक नयनी का मुकाबला नहीं कर पाई और आखिरकार नयनी ने उसे उसकी दुनिया में भेज दिया। यक्षिणी से निपटकर जब नयनी कमलेश के पास वापस आई तो पाया कि कमलेश वहां नहीं था। ये सब देखकर नयनी काफी ज्यादा घबरा गई और वो गुस्से में धीरेंद्र के पास आई, लेकिन यहाँ धीरेंद्र ने जो धागा बांधा था उसकी वजह से नयनी उसे छू तक नहीं पा रही थी। नयनी ने कमलेश की जैविक ऊर्जा को भांपने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वहीं इन सब से नव्या काफी दुखी थी, क्योंकि वो कमलेश को पसंद करती थी और बिना किसी बात के कमलेश को ऐसी सजा मिली। नव्या ने अपने परिवार वालों से इस बारे में दोबारा बात की, लेकिन उन लोगों ने अब नव्या को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। नयनी ने कमलेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। थक हार कर वो धीरेंद्र के घर आ गई, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ वही कमलेश के बारे में जानता है और अब वो इस मौके के इंतजार में थी कब उसके हाथ से वो धागा निकले। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब नव्या रसोई में पानी लेने गई, तब उसने धीरेंद्र को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। अरे पड़ा रहने दे उसे, वहीं उसके हाथ में जो धागा बांधा है उसकी वजह से वो अप्सरा उसे कभी खोज भी नहीं पाएगी और कुछ ही समय में ये कमलेश भी ब्रेन डेड होकर मर जाएगा। ये सुनकर नव्या काफी ज्यादा घबरा गई और लेकिन उसके मन में ये उम्मीद भी थी कि शायद कमलेश बच जाए। यही सब सोचते हुए नव्या की नजर अपनी कलाई पर पड़ी तो उसे याद आया कि धीरेंद्र ने उस दिन ये धागा उसे बांधा था, तो शायद ये उस अप्सरा को दूर रखने के लिए है। यही सब सोचकर नव्या अपने कमरे में आई और बोली, अप्सरा जी, आप सच में यहाँ हो तो प्लीज कमलेश को बचाने में मेरी मदद करो। बोलकर नव्या ने वो धागा उतार दिया। इसके अगले ही पल नयनी उससे बोली, बहुत बहुत शुक्रिया नव्या, मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं हैं, इसलिए तुम मेरी मदद कर रही हो। नव्या बोली, जी आप कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए, वो अच्छे और नेक इंसान हैं।
नयनी बोली, बचा तो मैं लूं, लेकिन मैं उसकी ऊर्जा को भांप नहीं पा रही। कमलेश कहाँ है, ये सिर्फ तुम्हारा भाई बता सकता है, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? यह सुनकर नव्या कुछ सोचते हुए बोली, हमें भैया से उन्हें बिना पता चले उगलवाना पड़ेगा, ताकि हम उनका पता लगने के बाद उन तक पहुंचकर उन्हें ठीक कर पाएं। और वो कैसे, वो मुझे पता है। धीरेंद्र को कभी कभार पीने का शौक था और नव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए अगले दिन उसने धीरेंद्र के पीने का इंतजार किया, लेकिन यहाँ धीरेंद्र ने शराब को हाथ तक नहीं लगाई। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और अब नव्या ने एक दूसरा तरीका खोजा। अगले दिन जाकर उसने नशे की दवाई खरीदी और रात के खाने में वो दवा मिला दी। नव्या के पूरे परिवार ने खाना खाया, लेकिन नव्या ने पेट खराब का बोलकर अपने लिए अलग से खिचड़ी बना ली। खाना खाने के कुछ देर बाद उन सब लोगों का सिर घूमने लगा और उनके मम्मी पापा तो जाकर सो गए। यहीं इसी दौरान धीरेंद्र भी अपने कमरे में आकर लेट गया। नशा धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो रहा था और आखिर में वो समय भी आया जब धीरेंद्र पूरी तरह से नशे की आगोश में आ गया। इसी दौरान नव्या कमरे में आई और धीरेंद्र के हाथ में बंधा वो धागा उतार कर फेंक दिया। फिर वो नयनी से बोली, अब हम इनसे सब पूछ सकते हैं। रुको, मैं कमलेश जी के बारे में इनसे पूछती हूँ। भैया, कमलेश जी कहाँ हैं? लेकिन धीरेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक तक छत को ही घूर रहा था। ये देखकर नयनी गुस्से में बोली, ये ऐसे नहीं बताएगा। और बोलकर वो धीरेंद्र को उठा उठाकर मारने लगी, लेकिन धीरेंद्र के ऊपर इसका असर ही नहीं पड़ा। तब नव्या बोली, आप शांति रखिए, मैं दोबारा पूछती हूं। बोलकर उसने दोबारा से पूछा। इस बार धीरेंद्र ने लड़खड़ाती जुबान से कुछ बोला। नव्या ऐसे ही पूछती रही और फिर आखिरकार धीरेंद्र ने उसे सब कुछ बात ही दिया। उसने बताया कि उन लोगों ने कमलेश को कहीं सुनसान जगह पर फेंक दिया था। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। वह अभी सरकारी अस्पताल में है, लेकिन बेहोश है। उसने बताया कि धीरेंद्र ने उसे डेली थोड़ा थोड़ा करके स्नो पॉइजन दिया था, जिस वजह से उसका असर कमलेश के दिमाग पर हुआ है और वह फिलहाल कोमा में है। यह सब सुनकर नव्या और नयनी काफी ज्यादा घबरा गए। उन दोनों ने धीरेंद्र से उस अस्पताल का नाम लिया और फिर उसी समय नव्या और नयनी कमलेश के पास जाने के लिए निकल पड़े। उस अस्पताल में आकर पूछताछ करने पर नव्या को आखिरकार कमलेश का पता चल गया। नव्या और नयनी जब कमलेश के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कमलेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। नव्या दौड़कर उसके पास आई और उसके हाथ में बंधा वो धागा खोल दिया। इसी के साथ ही नयनी, सुन, न तूने कुछ देखा न सुना, समझी? अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं पापा से बोलकर तेरी शादी करवा दूंगा, फिर बनती रहना कलेक्टर। बोलकर धीरेंद्र प्लेट लेकर कमलेश के कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ नव्या ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गई। भले ही कमलेश के मन में उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह कमलेश से प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई कमलेश को कोई नुकसान पहुंचाए। इसलिए उसने इस बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। ये सब सुनकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि आखिर धीरेंद्र ही तो उसे यहाँ लेकर आया है, तो वह उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तब नव्या बोली, मैं उन्हें पसंद करने लगी हूं, शायद इसीलिए ही वह उन्हें रास्ते से हटा रहे हैं। लेकिन मैं सच कहती हूं, मैं उनके बारे में ख्याल अपने मन से निकाल दूंगी। लेकिन आप प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, क्योंकि इन सब में उनकी तो कोई गलती नहीं है। यह सब सुनकर उसके मम्मी पापा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर उनकी बेटी के मन में यह सब क्या चल रहा है। उन्होंने उसे काफी डांटा, लेकिन फिर नव्या ने उन्हें किसी तरह से कमलेश को वह खाना खाने से रोकने के लिए कहा। यह सुनकर धीरेंद्र के घर वाले कमलेश के कमरे में गए। वहां जाकर इससे पहले कि वे लोग उसे रोकने की कोशिश करते, उनकी नजर खाने की प्लेट पर गई और उन्होंने देखा कि कमलेश वो सारा खाना चट कर चुका था। इतने सारे लोगों को देखकर कमलेश को कुछ अजीब लगा। वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र के पिता ने धीरेंद्र को अपने पास बुलाया और बाहर ले जाकर उससे खिलाया था। वहीं दूसरी तरफ नव्या उन सब से रो रो के बोलने लगी